नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ अनिल कश्यप जी की रचना का पार्ट 2। अभी तक पहले भाग में हमने पढ़ा कि कैसे नंदा देवी सुनैना को उसके सांवले रंग के लिए उसकी बेइज्जती करती है, उसको डायन कहती है और मुंह दिखाई की रस्म के लिए औरतों से किस प्रकार बहाने बनाते हैं। आगे की कहानी इस प्रकार। जब औरतों ने नंदा का घूंघट उठाया तो कहने लगी, अरे नंदा, बहू तो सुंदर है पर रंग थोड़ा काला है, बाल भी सुंदर है पर पूरे काले नहीं है। तभी गांव की दूसरी ओर, अरे बहन, बहू तो ठीक ही है अपने विनीत के हिसाब से, नहीं तो कोई। रुको, नंदा एकदम बीच में बात काट देती है। आप सभी क्या फालतू की बातों में लग गई? देखो ना, बहू का रानी हार, जो हमारा पुश्तैनी हार है। सभी औरतें हार को देखने लग गई। तब एक औरत बोली, बहू ब्याह के लाए हो, सामान कहीं नजर नहीं आता, क्या बहू सामान लाना भूल गई? तभी दीनदयाल जी आ जाते हैं। हमारी बहू ही हमारे लिए सबसे बड़ा दहेज है, हमें फालतू की चीजों से क्या प्रयोजन? वैसे भी हमारे घर भगवान का दिया वो सब कुछ है। दहेज तो गए गुजरे लोग लेते हैं, जो कुछ कमाते तो है नहीं, बस दूसरों के धन पर नजर गड़ाए रहते हैं। मोहल्ले की सभी औरतों में चुप्पी छा जाती है। सभी औरतें बहू को मुंह दिखाई देती है और रस्म विधि पूर्वक पूर्ण हो जाती है। सभी औरतें अपने अपने घर चली गई। अब नंदा सुनैना को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि सभी गहने और मुंह दिखाई के रुपए यहाँ रख और अपने कमरे में चलती बन। सुनैना चुपचाप सब कुछ निकाल वहां रख देती है। रात के 11:15 बजने को है, लेकिन विनीत अभी तक घर नहीं लौटा। सुनैना बस उसका इंतजार कर रही है। सुनैना को विश्वास है कि विनीत के दिल में या दिल के किसी कोने में उसके लिए जज्बात जरूर जगेंगे, लेकिन विनीत घर आता ही नहीं। सुबह हो चुकी है। सुनैना रात में जगने की वजह से दिन में जग न पाई। इधर नंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। डायन अपने बाप का घर समझकर अभी तक सो रही है, लेकिन मैं ये सब नहीं चलने दूंगी। नंदा सुनैना के कमरे में आ गई। भरे पानी की बाल्टी जो सुनैना के ऊपर फेंकी तो सुनैना एकदम से उठी और किन कर्तव्य विमुक्षी खड़ी देखने लगी। अरे लंका, क्या तेरे घर में 10-10 बजे लोग उठते हैं, जो तू अपने बाप को रोकर यहाँ पड़ी है? नंदा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है। उसकी सांस बड़बड़ाने लगती है। नंदा जल्दी से नहा धोकर रसोई घर में दाखिल होती है। तभी दीनदयाल जी घर आ जाते हैं और कहते हैं, विनीत और सुनैना को कुलदेवी के दर्शन को ले जाना है। कल चतुर्दशी है, इसीलिए मैंने टिकट बुक करवा दिए हैं। विनीत भी घर आ जाता है। वो अपने पिताजी से कहता है कि वह कुलदेवी के दर्शन के लिए जाने को तैयार है। नंदा विस्मय में पड़ जाती है और सुनैना की आंखों में चमक आ जाती है। शायद सुनैना को लगता है कि विनीत और उसके रिश्ते में बदलाव आने लगा है, लेकिन सुनैना यह समझ पाने में नाकामयाब थी कि इस अचानक से आए परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। विनीत सुनैना से कहता है कि वह कल के लिए पैकिंग कर ले, क्योंकि उनको कल सुबह ही निकलना होगा। सुनैना कमरे में जाती है और पैकिंग करने में लग जाती है। अगले दिन भोर में ही विनीत और सुनैना जाने को तैयार थे। गाड़ी भी रेलवे स्टेशन तक छोड़ने को आ गई थी। दीनदयाल जी ने सुनैना को आशीर्वाद दिया और विनीत को जाने की आज्ञा दी। विनीत और सुनैना गाड़ी में सवार होकर चल पड़े कुलदेवी के दर्शन के लिए। सुनैना और विनीत कुलदेवी के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच जाते हैं। यह स्थान बेहद जंगलों से ढका हुआ पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र था। रास्ते भी सुनसान थे। सुनैना को यहाँ भय सा लगने लगा। तभी विनीत ने कहा कि ये जो सामने की पहाड़ी है, इसको पार करते ही कुलदेवी का पुराना मंदिर है। यह हमारा अपना पुश्तैनी मंदिर है, इसीलिए यहाँ कोई खास आता जाता नहीं है। शाम होने वाली थी। रास्ता भी पथरीला था। सुनैना को चिंता होने लगी कि रात कहाँ गुजारेंगे। मन में असमंजस चल रहा था तो हिचकिचाते हुए पूछ बैठी, विनीत जी, यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा।
हम रात कहाँ रहेंगे? विनीत ने सुनैना की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप आगे हो लिया। सुनैना बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन चाहकर विनीत को आराम के लिए नहीं कह पा रही थी। हमें यह पहाड़ी पार करनी पड़ेगी, विनीत ने सुनैना को कहा। पहाड़ी देखकर ही सुनैना के होश उड़ गए। थक तो वो पहले ही चुकी थी। तभी विनीत बोला, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो, नहीं तो यहाँ बैठकर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं खुद ही दर्शन करके आ जाऊंगा। नंदा के सामने बड़ी चुनौती थी। अगर वो ऊपर जाना चाहती है तो उसमें इतना सामर्थ्य नहीं बचा था, और अगर नीचे ही बैठकर प्रतीक्षा करती है तो रात होने लगी थी और वो वहां अकेली थी। सुनैना को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। हमें 9 बजे से पहले पहुंचकर पूजा करनी होगी, विनीत ने सहज भाव से कहा। विनीत अब पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगा। सुनैना भी जल्दी से उसके पीछे हो ली। अब विनीत ने सुनैना से कहा कि वह कुछ वार्तालाप जारी रखे ताकि रास्ता जल्दी पूरा हो। सुनैना कुछ न कुछ बोलती ही चल रही थी और विनीत केवल हाँ में जवाब दे रहा था। चलते चलते वह पहाड़ की चोटी के पास पहुंच गए, जहां पर हल्का सा अंधेरे में सफेद मंदिर दिखाई दे रहा था। सुनैना ने विनीत से पूछा, क्या यही वो मंदिर है? लेकिन विनीत की आवाज नहीं आई। उसने देखा कि विनीत वहां था ही नहीं। चलते चलते ना जाने कब विनीत आंखों से ओझल हो गया। सुनैना को पता न चला। अब तो सुनैना बहुत डर गई। ना आगे का रास्ता का पूरा ज्ञान था, न पीछे जा सकती थी, क्योंकि वह पहाड़ी से ग्रामीण बस्तियां बहुत दूर मध्यम लाइटों से दिखाई दे रही थी। सुनैना ने विनीत को पुकारा, विनीत, विनीत कहाँ हो तुम? किंतु कोई उत्तर न मिला। सुनैना बहुत घबरा गई और वहीं पर बैठ गई। रात तो हो ही चुकी थी। अब तो जंगलों में जंगली जानवरों की भी आवाजें आने लगी थी। सुनैना चुपचाप एक पेड़ के नीचे दुबक कर बैठ गई और विनीत को धीरे धीरे आवाज भी दे रही थी। इधर विनीत सुनैना को जंगलों में छोड़कर चुपचाप नीचे की ओर खिसक लिया। अंधेरा ज्यादा था। मोबाइल की फ्लैश चालू कर वह जल्दी जल्दी चल रहा था। तभी विनीत का पैर फिसला और वो धड़ाम से गिरा। उसकी चीख निकल पड़ी। सुनैना को चीख सुनाई पड़ी। वह जल्दी से विनीत को खोजने लग गई। इधर विनीत जोर जोर से करहा रहा था, क्योंकि एक जड़ के सहारे वो पहाड़ पर लटका पड़ा था। सुनैना ने आवाज का अनुसरण किया और वहां आ गई। पास में ही विनीत का मोबाइल पड़ा था, जिसकी फ्लैश ऑन थी। उससे कुछ ही दूर विनीत की आवाज सुनाई पड़ रही थी। सुनैना ने फ्लैश से विनीत को ढूंढ लिया। विनीत पेड़ की जड़ पकड़कर मदद मांग रहा था। सुनैना जल्दी से विनीत के पास आई और अपनी चुन्नी को पेड़ से बांधकर विनीत को पकड़ाने लगी। विनीत ने चुन्नी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर सरकने लगा। सुनैना ने पेड़ से बांधकर हाथ से चुन्नी पकड़ी थी, इसीलिए उसके हाथ दर्द कर रहे थे। विनीत भी पूरी तरह हाफ रहा था। अर्ध घायल सी अवस्था में विनीत ऊपर आ गया। सुनैना ने विनीत का हाथ पकड़ा और उसको चिपटकर रोने लगी। तभी विनीत अचेत सा होकर नीचे गिर पड़ा। उसकी छाती पर घाव था, जिससे रुधिर की बूंदें छनक रही थी। सुनैना ने विनीत को उठाने की कोशिश की। काफी समय बाद विनीत को होश आया तो उसने देखा कि वो सुनैना के आंचल में पड़ा था। ईर्ष्यावश वह उठने की कोशिश करने लगा, किंतु उठ नहीं पाया। सुनैना रोए जा रही थी, लेकिन अंधेरे कच्चे रास्ते से वो विनीत को ना नीचे ले जा सकती थी, ना ही ऊपर मंदिर में। रात के 1:45 बज चुके थे। अचानक से मोबाइल में रेंज आ गई। सुनैना ने घर फोन किया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। सुनैना बार बार फोन करती रही, लेकिन फोन नहीं उठा। सुनैना विनीत को संभाल रही थी। तभी फोन की घंटी बजी तो सुनैना ने एकदम से फोन उठा लिया। हेलो बेटा विनीत, क्या बात है? दीनदयाल जी का फोन था। तभी सुनैना बोली, पिताजी मैं सुनैना बात कर रही हूँ। सुनैना ने सारी बातें दीनदयाल को बतलाई। दीनदयाल स्तंभ खड़े थे। तभी वो बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे बस अपना पता बता दो कि तुम कहाँ पर हो। सुनैना ने जो जो रास्ते में देखा वो सब बता दिया और कहा यहाँ पहाड़ी वाले पुराने घर के पास ही हम हैं।
पहाड़ी वाला घर। दीनदयाल जी अवाक थे। तभी दीनदयाल जी ने कुछ नौकर और गांव के साथियों को इकट्ठा किया और उस तरफ चल पड़े। घर में नंदा अकेली सोई हुई थी और उसको किसी भी बात की भनक नहीं थी। दीनदयाल जी को उस जगह पर जाते जाते सुबह के 4 बज गए थे। दीनदयाल जी की बात सुनकर विनीत अवाक रह जाता है और सुनैना की तरफ देखने लगता है। सुनैना इधर दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। नंदा भी असमंजस्य की स्थिति में थी। तब नर्स रूम में आती है और कहती है, अभी पेशेंट को थोड़ी देर के लिए आराम करने दीजिए। आपको जो भी बात करनी है बाद में कर लेना। पेशेंट के साथ केवल एक व्यक्ति रुक सकता है, बाकी वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाएं। दीनदयाल जी नंदा को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नंदा बाहर जाने से इनकार कर देती है। लेकिन दीनदयाल जी के बार बार कहने पर नंदा दीनदयाल जी के साथ बाहर आ जाती है। दीनदयाल जी सुनैना को विनीत की देखभाल करने के लिए कहते हैं। अब रूम में केवल सुनैना और विनीत ही रह जाते हैं। सुनैना अपने आंसुओं को पोंछती हुई विनीत से कहती है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? लेकिन विनीत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेटा रहता है। सुनैना वहीं पर बैठ जाती है और विनीत के सिर पर हाथ फिराने लगती है, जैसे कि वह उसकी मालिश करना चाहती है। लेकिन विनीत अभी कुछ नहीं करता और चुपचाप लेटा रहता है। विनीत की खामोशी सुनैना को असमंजस्य में डाल रही थी, लेकिन इधर नंदा अब भी सुनैना से बहुत खफा थी। वह विनीत की इस हालत की जिम्मेदार सुनैना को ही ठहरा रही थी। तब दीनदयाल जी रिसेप्शन पर जाकर बातचीत करते हैं और तब पता चलता है कि अभी पेशेंट को 2 दिन के लिए और एडमिट रखा जाएगा। तब दीनदयाल जी प्राइवेट रूम में आते हैं जिसमें विनीत पड़ा था और कहते हैं, बेटा अभी 2 दिन के लिए और डॉक्टर ने रुकने के लिए कहा है, इसीलिए तुम्हारे पास सुनैना रहेगी। तब दीनदयाल जी सुनैना को कहते हैं, बेटी सुनैना, मैं और तुम्हारी माँ जी घर जा रहे हैं, इसीलिए तुम विनीत का ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। इधर नंदा सुनैना को विनीत के पास देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन दीनदयाल के कहने पर वह भी उनके साथ चली जाती है। सुनैना विनीत की अच्छे से देखभाल करती है। विनीत भी अब सुनैना से थोड़ा बहुत बातचीत करने लगता है। इधर थोड़ी सी बातचीत के बाद वह दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को जानने लगते हैं। विनीत को भी अब सुनैना से बात करके अच्छा लगने लगा, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके दिल का कुछ बोझ कम हो रहा है। सुनैना के लिए यह दिन बहुत ही सुकून भरे थे। पता ही नहीं चला कि कब 2 दिन बीत गए। अब बारी घर जाने की थी। दीनदयाल जी गाड़ी लेकर विनीत को अस्पताल से लेने के लिए आ गए थे। अब विनीत थोड़ा चलने फिरने लग गया था। गाड़ी में बैठकर वह लोग घर आ गए। नंदा ने आते ही अपने बेटे की आरती उतारी और बत्ती लेकर नजर उतारने लगी और कहने लगी, जिस काली डायन का साया मेरे बेटे पर पड़ा है, वह इसी बत्ती की तरह जलकर राख हो जाए। सुनैना नंदों के मनोभावों को भली भांति समझ रही थी, किंतु वह सिर नीचे झुका लेती है। दीनदयाल भी अंदर आ जाते हैं। विनीत को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। सुनैना भी विनीत के कमरे में जाने लगी थी कि नंदा बीच में रोकते हुए बोली, तू कहाँ जा रही है महारानी? तू विनीत से दूर रहना और अपने कमरे में चली जा। पर माँ जी, सुनैना बोल ही रही थी, तभी नंदा बात काट देती है। मैंने कहा, जब तक मैं ना कहूँ कमरे से निकल मत जाना, समझी? नंदा के उग्र स्वभाव को सुनैना पहले से ही जानती थी, किंतु क्या कर सकती थी। बेचारी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इधर नंदा कुछ पल काटकर विनीत के लिए लेकर उसके कमरे में आती है। विनीत नंदा को देखे बिना लेटे हुए ही कहता है, सुनैना, तुम अब तक कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नंदा असमंजस्य में पड़कर बोली, बेटा सो रहे हो क्या? विनीत एकदम से पलटकर देखता है। सामने सुनैना नहीं बल्कि नंदा खड़ी थी। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? सुनैना कहाँ गई? नंदा बोली, बेटा विनीत, तुम सुनैना को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हो। विनीत चुप रहता है और नंदा भी
कटे हुए फल विनीत को देकर कमरे से बाहर आ जाती है। क्या सचमुच विनीत के मन में सुनैना के लिए कोई जगह बन गई थी, या फिर यह सिर्फ इत्तेफाक था? जानने के लिए इंतजार करें अगले भाग का बहुत जल्द। धन्यवाद।